दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि इस चैनल से जूनियर एडेड हिंदी का बाकायदे पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करवाया जा रहा है और मेरा उद्देश्य है कि 30-35 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है ना। और हिंदी साहित्य के इतिहास से और आदिकाल से रिलेटेड 6 लेक्चर आप प्राप्त कर चुके हैं। उसके अलावा और भी 10-12 वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख चुके होंगे। दोस्तों ये मेरी प्लानिंग है कि आपको सुबह एक आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित वीडियो मिले और दोपहर बाद आपको व्याकरण संबंधित वीडियो मिले और शाम को एक शॉर्ट वीडियो मिले। तो इस तरह से आप प्रतिदिन 3 वीडियो प्राप्त करेंगे इस चैनल से। और यहाँ से मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि खूब बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो जाए। वैसे तो आप जो भी आपके पास बुक्स हैं उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि बुक्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सब जो चीज़ें हैं वह बाहर से आपको काफ़ी कुछ हेल्प देती हैं, ये सही है, लेकिन बुक्स को भी आपको पढ़ना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ आज वाइट बोर्ड के माध्यम से व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें तो स्क्रीन रिकॉर्डर से समझ में आ सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बिना इसके समझ में आने वाला नहीं है, जैसे संधि, समास, रस, छंद और अलंकार। ये इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और बड़ा अच्छा लगा कि आज हम लाइव हुए हैं और इसी तरह से आपका प्रेम, मोहब्बत, स्नेह, दुलार इस चैनल के साथ बना रहा तो हम सब लोग लाइव होंगे। यानी कि हमारी बड़ी प्लानिंग है एक लाइव क्लास चलाने के लिए। तो आने वाले समय में आप लोगों का सहयोग, ईश्वर की कृपा रही थी, सब किया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं आज संधि के बारे में। संधि क्या है दोस्तों? संधि का सीधा सीधा अर्थ होता है जोड़। जोड़, ठीक है ना। यानी कि दो वर्णों की योग से, मतलब जो दो वर्णों को जोड़ते हैं उसी को संधि कहते हैं। और संधि की परिभाषा की बात अगर हम करते हैं तो दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ठीक है ना। जैसे विद्याधन आलय विद्यालय, सत धन जन सज्जन, ऐसे यानी दो वर्ण, यानी धन के पहले और धन के बाद, ये इन्हीं दो शब्दों का, दो वर्णों का योग होता है, इसका और इसका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ भी स और ज इसी का योग हो रहा है, क्योंकि ये इस स और इस ज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है? शब्दों का योग होता है। अब संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना। स्वर संधि क्या होते हैं? देखिए, जहां स्वरों से स्वरों का योग होता है, जहां स्वरों से स्वरों का योग होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी कि धन के पहले स्वर और धन के बाद स्वर, ऐसे साफ साफ व्यवहारिक मतलब बात हम बता रहे हैं। व्यंजन संधि क्या है? कि व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन किसी का योग हो सकता है। ठीक है ना। और विसर्ग संधि है, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन का योग होता है। कहने का तात्पर्य है कि स्वर संधि में स्वर स्वर, विसर्ग संधि में विसर्ग पहले रहेगा और व्यंजन में व्यंजन पहले रहेगा, उसके बाद भले स्वर या व्यंजन हो, इस तरह से। क्योंकि मैं बेसिक लेवल से लेकर के चल रहा हूँ, हो सकता है आप में बहुत सारे लोग हमारे जैसे टीचर हों और कुछ बेहतर जगह पहुँचने की तैयारी कर रहे हों, या फिर काफ़ी अच्छा भी आपको ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि, हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को देखें 9th के, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, तो उस लेवल से मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि ये सब हम जानते हैं लेकिन सर क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अच्छा है। अब स्वर संधि के बारे में लोग जान लेते हैं। मित्रों, स्वर संधि आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो आप यहाँ देख रहे हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। ठीक है ना। ये 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। आज हम लोग इस वीडियो में दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। किसके? दीर्घ के। दीर्घ स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हर एक संधि के कुछ नियम होते हैं
उस नियम के बारे में पहले जान लेना जरूरी है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फिर कभी भी गलती नहीं करेंगे, परीक्षा में आपका संधि कभी गलत नहीं होगा। जैसे पहला नियम है अ या आ के बाद अ या आ आता है तो क्या होता है आ, ये पहला नियम है। दूसरा नियम छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो क्या होता है बड़ी ई होता है, ठीक है ना। तीसरा नियम ऊ या ऊ के बाद मतलब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ होता है तो आपका क्या होता है बड़ा ऊ हो जाता है। चौथा नियम ये संस्कृत का नियम है, यहाँ आप देखिए री या री माने लघु री या दीर्घ री के बाद लघु री या दीर्घ री आता है तो दीर्घ री हो जाता है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 रूल हैं, 4 नियम हैं और इन चारों नियमों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए पहला नियम क्या है ज्ञान धन अर्जन बराबर क्या है ज्ञान अर्जन। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको यहाँ समझा देना चाहता हूँ। ज्ञान में आप जानते हैं ज्ञान में छिपा हुआ है और यहाँ अर्जन है ही, तो योग किसका हो रहा है और का ही योग होकर के यहाँ आ हो रहा है। और आप जानते हैं कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात जो भी ये बिना हलंत के कोई व्यंजन है तो आप इसको खूब बढ़िया जानते हैं कि इसमें अ छिपा हुआ है। अ का आप जानते हैं कोई मात्रा नहीं है। जैसे एक प्रेत होता है मनुष्य को पाता है और उसको दबोच लेता है और सोखा के पास हम जाते हैं तो दुनिया भर का मुर्गा मुर्गी कटवा करके हमारा प्रेत या भूत उतारता है, ठीक है ना। सेम उसी तरह से इसका कोई अ का कोई अपना मात्रा नहीं है, बस व्यंजन के साथ जुड़ जाता है उसी में विलीन हो जाता है, ऐसे समझिए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद दूसरा नियम देखिए परम धन आत्मा बराबर परमात्मा, यहाँ आप देख रहे हैं ना परम धन आत्मा। अब इसमें क्या क्या है म में देखिए यहाँ अ है ना, अच्छा और यहाँ आ में आ है, ये दोनों मिल करके ये आ हो रहा है, यानी कि यही आ यहाँ मात्रा के रूप में यहाँ ये वाला आ और ये वाला आ यहाँ मात्रा के रूप में ये वाला आ करके जुड़ जा रहा है। कहने का तात्पर्य है यहाँ अ है, यहाँ अ और आ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अ और आ पहले हो या अ और आ बाद में हो, कहीं भी हो हर कंडीशन में ये दीर्घ ही होगा, यानी कि आ ही होगा। क्लियर, समझ में आ गया। वैसे दोस्तों आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन ये तो यहाँ मैं संक्षेप में समझा रहा हूँ, वहाँ और विस्तृत रूप में आपको पीडीएफ मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल आप समझने का प्रयास करें नियम। दूसरा नियम क्या है कि ई या ई के बाद ई या ई आता है तो बड़ी होता है, यानी कि दीर्घ ई और लघु ई या फिर लघु ई दीर्घ ई कोई कहीं भी हो हमारा क्या मिलेगा दीर्घ ई ही मिलेगा। अब देखिए ये कैसे होता है नदी धन ईश्वर बराबर नदीश्वर, ठीक है ना। नदी धन ईश्वर बराबर क्या होता है नदीश्वर, ठीक है। यहां देखिए अब इसमें क्या क्या जुड़ रहा है आप ध्यान दीजिए। इसमें बड़ी ई है, देख रहे हैं ना बड़ी ई, यहाँ भी बड़ी ई है, ये दोनों जुड़ करके क्या हो रहे हैं बड़ी ई हो रहे हैं और यही बड़ी ई यहाँ नदी के रूप में ये नदी पर ये जो ई जो यहाँ है ये वाला आपको मिल रहा है। क्लियर। अच्छा यहाँ गिरधन ईश, यहाँ क्या है छोटी ई है और यहाँ क्या है बड़ी ई है, ये दोनों मिल करके आपके हो रहे हैं बड़ी ई यानी दीर्घ, अर्थात ये गिर पर ये जो रॉक की मात्रा बड़ी की जो मात्रा है। जैसे आपको एक चीज मैं बता दूं, कहीं कहीं आप देखते होंगे कुछ लोग त्रुटि कर देते हैं लिखने में, क्या ऐसे लिखते हैं गिरीश ये ऐसे, और उनका तर्क होता है कि गिर माने पहाड़ तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, इसलिए इसके आगे हम श लिख देंगे तो गिरीश हो जाएगा। लेकिन उनका तर्क गलत है, क्योंकि आप नियम के अनुसार जब चलेंगे तो आप उनको साबित कर सकते हैं दोस्त ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है, रूल के अनुसार ऐसे, इसलिए यहाँ आपका बड़ी ई ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं इसका जो तीसरा नियम ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ होता है तो उसका क्या होता है। यहाँ देखिए यह आपका जो तीसरा नियम है ये वाला ऊ या ऊ के बाद, यानी कि लघु ऊ या दीर्घ ऊ के बाद लघु ऊ या दीर्घ ऊ होता है तो दीर्घ ऊ होता है, ये इसका आपका जो तीसरा नियम है। यहाँ देखिए विधुधन उत्सव बराबर विधुत्सव, ये ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ देखिए विधु में क्या है छोटा ऊ है ना, यहाँ दिख रहा है ना, और यहाँ ऊ ये है, तो ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ अगर हो रहा है तब भी यहाँ क्या हो रहा है बड़ा ऊ ही हो रहा है, तो यही बड़ा ऊ आपका यहाँ इस मात्रा के रूप में आ जा रहा है। यहाँ देखिए
भूधन ऊर्ध्व में क्या है, यहाँ आपका क्या है, बड़ा ऊ है। क्या है यहाँ आपका बड़ा ऊ है, और यहाँ भी क्या है आपका बड़ा ऊ है। ये दोनों आपको जुड़ करके बड़ा ऊ हो रहा है, और यही बड़ा ऊ आपका भू पर मात्रा के रूप में हो जा रहा है। अब आप थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ यहाँ ये है कि आप ये सोचते होंगे कि ये भू और ऊर्ध्व भूर्ध्व हो कैसे जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल समझाना चाहता हूँ कि कहीं कहीं ये दिमाग में आता होगा कि अगर इस तरह का अगर भूर्ध्व अगर लिखा तो हम इसको कैसे विच्छेद, मान ली संधि अगर दे दिया तो इसका संधि का विच्छेद कैसे करेंगे, और कैसे हम जानेंगे कि ऊर्ध्व। तो पहले नियम जानिए, और इसका पहले शब्दों का वो जानिए कि अर्थ क्या होता है। भू माने होता है भूम यानी ऊंचा, और भूम माने भूमि, और ऊर्ध्व माने क्या होता है ऊंचा, यानी कि ऊंचा भूमि जो होता है उसको क्या कहते हैं, भूर्ध्व कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, जब भू से जब ऊ निकलेगा तो आपका क्या होगा, भ आपका ये ऐसे केवल बचेगा, भ आपका ऐसे ही ये बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे ऊ का मात्रा तो निकल गया, और ये ऊ और ये ऊ, ये दोनों तो आपस में जुड़ गए। यहाँ क्या बचा है, ध और वो पर आसमानी रो, यही इतना आपका बचा हुआ है ना। ये दोनों जो जुड़ रहा है, ये ऊ और ऊ, ये दोनों जुड़ करके जो बड़ा ऊ हो रहा है, वो बड़ा ऊ आपका यूं समझिए कि आप इसको यहाँ डाल दीजिए, तो भ और ऊ आप समझ रहे हैं, भ और ऊ हो करके भू हो गया, और ये आधा ध और वो पर आसमानी रो। इसी रूल के अनुसार ऐसा होता है, और शब्द इसी तरह से मतलब बदलते हैं और बनते हैं, और यहाँ आकर के यहाँ भूर्ध हो जाता है। क्लियर हो गया ना। चलिए, अब इसके बाद से हम लोग आते हैं चौथा नियम, यानी कि री या री के बाद, यानी लघु री हो या दीर्घ री हो के बाद अगर री आता है तो पितृणम, यानी कि यह संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि री जो है संस्कृत में यह ऐसे एक और ऐसे दिया जाता है। इसका जो मात्रा जो लिखा जाता है, हम एक री का मात्रा ऐसे लगाते हैं ना, और जो दीर्घ री करते हैं तो इसका एक मात्रा ऐसे लगाते हैं, इसके नीचे यह ऐसे लगता है। समझ गए ना, यहाँ ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ भी देखिए, तो मातृधन ऋणम बराबर मातृणम, और सॉरी, यहाँ मातृधन ऋणम बराबर मातृणम, और पितृधन ऋणम बराबर पितृणम। यहाँ देख रहे हैं साफ साफ ना। तो यहाँ भी क्या है, देखिए, यहाँ आपका री है, यहाँ भी आपका री है, ये दोनों जुड़ करके आपको दीर्घ री मिल रहे हैं ऐसे, ये वाला, इसका जो मात्रा आएगा ऐसे ऐसे तो के नीचे लग जाएगा। क्लियर, हमको पूरा आशा है कि आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में गुण संधि के बारे में और वृद्धि संधि के बारे में, दो संधि के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में यण संधि और अयाद संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह से बने रहिए, आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी जूनियर एडेड की करवा दी जाएगी। ठीक है ना। मेरी एक प्लानिंग और है मित्रों, हम एक जैसे कि हर एक विषय की तैयारी करवाना चाह रहे हैं, एक यूँ कहिए कि एजुकेटरों की टीम हम बनाना चाह रहे हैं। और जैसे अभी जैसे यूपी टेट या सुपर टेट का ये परीक्षा नज़दीक आता है, फिर हम सब लोग कुछ विषयों को उठा लेंगे। जैसे हिंदी और संस्कृत मैं पढ़ा दूंगा। एक मेरे मित्र हैं अरविंद विश्वकर्मा जी, वो मैथ के जादूगर हैं समझिए, तो मैथ वो पढ़ा देंगे। फिर एक और टीचर को मैं ढूंढ रहा हूँ जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी जो आपका बाल मनोविज्ञान है उसको पढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम लोग बाकायदे यूपी टेट और सुपर टेट की एक टीम बना करके तैयारी करेंगे। आपका सहयोग प्यार इसी तरह मिलता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।